प्यारे बच्चे, आप सभी को ढेर सारा स्नेह। आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जीवन में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है स्वस्थ रहना, और इसके बाद फिर ये भी महत्वपूर्ण है कि अपने काम में व्यस्त रहना, और ये भी महत्वपूर्ण है कि किसी प्रकार का टेंशन नहीं लेना। मैं आपको बता दूं कि ये कक्षा 10वीं की गणित पढ़ाने का मेरा पहला वीडियो है। मुझे ऐसा लगा, मैं जब बचपन में पढ़ता था तो गांव का आदमी हूं, और वहां पर जब मैं गणित के सवाल किसी से पूछने की कोशिश करता था, या कि गणित के सवाल जब नहीं बनते थे, तो मुझे इतना भी करना पड़ा कि जो हमको एक आध दो सवाल बताते थे वो पहले हमसे अपना पैर मिजवाते थे, तब सवाल बताते थे। तो मुझे वो दिन याद आया, अपने गांव का वो समय, वो समस्या, कि किस प्रकार से एक बच्चा जो कि पढ़ना चाहता है वो किस प्रकार से पढ़ने के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार है। और वो आपकी बेचैनी भी मैं समझता हूँ कि किस प्रकार से एक पढ़ने वाला बच्चा जब किसी चीज को जानना चाहता है वो इधर उधर भटकता है तो उसको कितनी परेशानी होती है। इसी बात को ध्यान रखकर मेरा मकसद है उन बच्चों को गणित सिखाना जो बच्चे सीखना तो चाहते हैं लेकिन उनके पास सुविधा नहीं है, गांव के हैं, दूर दराज के हैं। अब इसमें ये नहीं कि गांव के ही बच्चे सीखे, कोई सीखे, लेकिन मैं अपना दर्द आपके सामने रख रहा था कि किस प्रकार से एक बच्चा जो पढ़ना चाहता है उसके पास टीचर नहीं है, सुविधा नहीं है। तो मैं इस हिसाब से ये कक्षा 10वीं का गणित विषय का वीडियो बनाकर आपके सामने रख रहा हूं। आप देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा, जैसा भी होगा आप कमेंट्स जरूर करिएगा। फिर मैं कोशिश करूंगा कि आपको मेरी बात बेहतर से बेहतर समझ में आए। तो बस समय न गवाते हुए मैं सीधे शुरू करता हूं। पहला ही आपका अध्याय है, पाठ है, चैप्टर है, कक्षा 10वीं, विषय गणित, वास्तविक संख्याएं। मैं ये भी जानता हूं कि वास्तविक संख्याएं लिखा है, जो बच्चे जानते हैं कोई बात नहीं, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी दुआ है, बड़ा आशीर्वाद है, वो बच्चे जानते हैं। लेकिन जो बच्चे नहीं जानते हैं तो वास्तविक संख्याएं ये जो टॉपिक लिखा है इसी पर हमें पहले विचार करना चाहिए, इसके बाद फिर हम आगे जाएंगे। तो आप देखें, यहां पर मैंने लिखा है कि संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं। प्राकृत या प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृत या प्राकृतिक संख्या क्या है? गिनती की जितनी संख्याएं हैं वो प्राकृत संख्याएं हैं, एक से लेके अनंत तक, 1 2 3 4 अनंत तक, ये सब प्राकृत कहो चाहे प्राकृतिक कहो। शब्द प्राकृत और प्राकृतिक में अंतर है, लेकिन उस पर आप न जाएं। आप ये देखें, प्राकृत भी कहते हैं, प्राकृतिक भी कहते हैं। तो प्राकृत या प्राकृतिक संख्याएं कौन? 1 से लेके अनंत तक, 1 2 3, जो गिनती में काम आती है। ठीक, ये हुई प्राकृतिक संख्या। इसके बाद पूर्ण संख्या। अब प्राकृतिक संख्या में ही जीरो को हम शामिल कर दें तो वो पूर्ण संख्या हो गई। सीधी सी बात है, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 और इन्फिनाइट, अनंत तक। ठीक है। इसके बाद पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या क्या है? अब पूर्ण संख्या में सभी ऋणात्मक संख्याएं शामिल कर दे तो वो हो गया पूर्णांक संख्या। ठीक है, इधर लिखा है 0 से 1 2 3 धनात्मक की ओर अनंत तक, और 0 से ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ये इधर ऋणात्मक संख्या अनंत तक, ये पूर्णांक संख्या हो गई। इंग्लिश में प्राकृत संख्या को नेचुरल नंबर n से उसको सूचित करते हैं, डिनोट करते हैं। पूर्ण संख्या होल नंबर इंग्लिश में कहते हैं, W से डिनोट करते हैं। पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं और उसको I से डिनोट करते हैं। तो पूर्णांक संख्या, यानी कि पूर्ण संख्या में हम ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर दें अनंत तक, ऋणात्मक की ओर संख्या रेखा के बाईं ओर अनंत तक, तो वो हो गई पूर्णांक संख्या। इसके बाद परिमेय संख्या। आप 10वीं के स्टूडेंट हैं, परिमेय संख्या की परिभाषा आप पढ़े होंगे। ऐसी संख्या है जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा
सकता है जहां q इज नॉट इक्वल टू 0। जैसे लाइक दिस 5 है, 1 है, 2 है, तो 5 अपान 0 नहीं कर सकते, तब वो 0 हो गया तो फिर परिमेय संख्या नहीं होगा। लेकिन अगर हम 5/1 लिखते हैं तो वो परिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा। यानी कि ये जो प्राकृत संख्याएं हैं ये सब परिमेय संख्या है, क्योंकि 1/1 लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं, 3/1, तो परिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, जहां q इज नॉट इक्वल टू, q बराबर नहीं है 0 के। इसके बाद आया अपरिमेय संख्या। आपने 9वीं क्लास में पढ़ा होगा, दशमलव के बाद जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत ना हो और आवृत्ति उसकी ना हो। बात समझ में रहा, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, इंग्लिश में कहते हैं कि दशमलव शांत ना हो और दशमलव के बाद के डिजिट रिपीट ना हो, उसको कहते हैं क्या, अपरिमेय संख्या। उदाहरण के रूप में हमने √2, √3, ठीक है, यानी कि √2, √2, 3, √5, ये वर्गमूल का साइन है। हिंदी में वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, ये वर्गमूल का साइन है, जिसको इंग्लिश में रूट कहते हैं, √, ठीक है। तो ये प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इन्हीं संख्याओं के ग्रुप को, समूह को, कॉम्बिनेशन को वास्तविक संख्या कहते हैं। क्योंकि हमारा टॉपिक आज क्या है, वास्तविक संख्याएं, तो ये सभी संख्याएं मिलकर के वास्तविक संख्या बनती है। तो मैंने थोड़ा सा आपको स्मरण दिलाया कि वास्तविक संख्याएं जानने के पहले आप इन संख्याओं को जाने, क्योंकि इनका रोल है। हम मैथ में सबसे ज्यादा ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा भाई, कि अगर आपसे पहाड़ा नहीं बनता, आपसे जोड़ घटाना नहीं बनता, गिनती नहीं बनती, और फिर आप कहो कि मैथ तो मेरे समझ में नहीं आती सर, तो फिर ये तो दूर की कौड़ी हो गई भाई, इतना तो आना पड़ेगा। अगर आपसे जोड़ घटाना गुणा भाग बनता है, कुछ शुरू की चीजें बनती है, तो मैथ को इतना हवा बनाने की जरूरत नहीं है, मैथ समझ में आएगी, कोशिश आपको करनी पड़ेगी, ठीक। तो ये कुछ संख्याओं के बारे में मैंने जानकारी दी। वास्तविक संख्याएं आपका पहला टॉपिक है, उस पर हम विचार करेंगे। इसके पहले अब आपका पहला जो प्रमेय है कक्षा 10वीं में, वो प्रमेय है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, ठीक है। क्या है पहली प्रमेय, 1.1 अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। प्रमेय को आप समझिएगा, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय क्या है, पहले प्रमेय को ही समझ लें। मैं जानता हूं बहुत बच्चों को उस प्रमेय का मतलब ही नहीं समझ में आता, जिनसे आता है मैं उसकी बात नहीं करता हूं, फिर से कहता हूं बहुत बहुत बधाई। जिनसे नहीं आता है वो बच्चे समझने का प्रयास करें, पहले उस प्रमेय के शब्द को ही, उसके मतलब को ही समझें। तो अंक गणित की ये जो 1.1 आपकी प्रमेय है, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय क्या है, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, ठीक है। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है, कोई भी भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या आप समझते होंगे, अब संख्याओं के प्रकार में भाज्य संख्या भी है, अभाज्य संख्या भी। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहती है कोई भी भाज्य संख्या है तो उस भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में जो लिखा जाएगा, अब थोड़ा सा समझिए, मैं उसके स्टेटमेंट को समझा रहा हूं। लिखा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में व्यक्त किया जाता है, गुणनखंडित किया जाता है, मतलब व्यक्त किया जा सकता है, तथा यह गुणनखंड अद्वितीय होता है।
देखिएगा, जैसे आपका ये 210 एक संख्या है, ठीक, ये भाज्य संख्या है। अब 210 का थोड़ा सा हम जल्दी से गुणनखंड करके देख लें। 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, यहाँ भाग न खाए लब्धे सुन, 2 एक कम 2, एक आया, भाग न खाए लब्धे सुन, फिर 2 पंचे 10, ओ सॉरी ये 2 से नहीं कटेगा, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, 5 एक 6, 3 से कटेगा, 3 त्रिकाउन 9, 3 पचे 15, इसके बाद ये 35 5 से कटेगा, 5 सते 35, फिर 7 1 से 7 से कटेगा, 7 से, यानी कि 210 के जो अभाज्य गुणनखंड हैं वो कौन है? 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। ये क्या है? ये 210 का अभाज्य गुणनखंड है। मैं आधारभूत प्रमेय, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय का कथन आपको समझा रहा हूं। कोई भाज्य संख्या जिस अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखी जा सकती है, व्यक्त करी जा सकती है, उस संख्या के लिए, उस भाज्य संख्या के लिए ये अभाज्य गुणनखंड जो होंगे वो अद्वितीय होंगे, यानी कि अद्वितीय, माने नहीं द्वितीय माने दूसरा। 210 के लिए ये जो अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड है, ये गुणनखंड सिर्फ 210 संख्या के लिए या लिखा है क्या? प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अद्वितीय होता है। यह भाज्य संख्या है, इसके लिए ये अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड है। ये अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड इस भाज्य संख्या के लिए अद्वितीय है। फिर आगे लिखा है, इस पर कोई ध्यान दिए बिना कि अभाज्य गुणनखंड किस क्रम में आ रहे हैं। कहने का मतलब ये कि इसका क्रम आवश्यक नहीं है। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 3 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 5 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, ऐसा लिख सकते। इसके अभाज्य गुणनखंडों का क्रम इसी प्रकार हो ऐसा आवश्यक नहीं। तो अंक गणित की आधारभूत प्रमेय के कथन को मैं आपको समझा रहा हूं। कथन क्या कहता है? किसी भी भाज्य संख्या को जिस अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखा जाता है, व्यक्त किया जाता है, वो गुणनखंड उस भाज्य संख्या के लिए अद्वितीय होते हैं जहां क्रम को ध्यान नहीं दिया जाता। क्रम कैसे भी हो सकता है, ठीक है। अब आपके पुस्तक में लिखा है, थोड़ा सा उसको आप समझेंगे, ठीक है। अगर हम मान लें कि कोई भाज्य संख्या x है, कोई भाज्य संख्या क्या है? x है। कोई भाज्य संख्या x है तो उसे अभाज्य गुणनखंडों में मान लो मैं P1 P2 P3 डॉट 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 Pn, ये अभाज्य गुणनखंड, इन अभाज्य गुणनखंडों में लिख सकते हैं। अब एक यहां पर और चीज समझनी होगी, वो अभाज्य गुणनखंडों में, उन अभाज्य गुणनखंडों में कोई अभाज्य गुणनखंड 2 या 2 से अधिक बार आ सकता है, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या होगा कि x इक्वल टू, अगर किसी अभाज्य गुणनखंड की पुनरावृत्ति हुई है, वो 2 या 2 से अधिक बार आ रहा है, तो उसको घात के रूप में लिख सकते हैं। जैसे ऐसा भी हो सकता है P1 स्क्वायर, यानी P1 का घात 2, P2 P3 और फिर डॉट 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 Pn, ऐसा भी हो सकता है। इसको ऐसे समझे, जैसे यहां पर एक संख्या दी गई 32,760, 32,760 ये संख्या है। अब इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है? इसके अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 13, ठीक है। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 13, ये अभाज्य गुणनखंड हैं इस संख्या के,
तो इस संख्या के लिए ये अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय है, किसी दूसरी संख्या के लिए नहीं। अब मैंने कहा कि उन अभाज्य गुणनखंडों में कोई गुणनखंड, कोई अभाज्य संख्या रिपीट हो सकती है। जैसे ये 2 3 बार आया तो इसको हम 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 2 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 13 ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर x कोई अभाज्य संख्या है तो वो p1 p2 p3 डॉट डॉट pn अभाज्य गुणनखंडों में लिखी जा सकती है। वो अभाज्य गुणनखंड में कोई गुणनखंड, कोई अभाज्य गुणनखंड अगर रिपीट होता है, बार बार आता है, तो उसको हम घात के रूप में लिख सकते हैं। अभी मैंने सिर्फ आपको समझाने का प्रयास किया, क्या? अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। बात समझ में आई? तो अंक गणित की आधारभूत प्रमेय का कथन क्या है? किसी भाज्य संख्या को जिन अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त किया जाता है, वो अभाज्य गुणनखंड उस संख्या के लिए अद्वितीय होंगे जहां अभाज्य गुणनखंडों के क्रम का ध्यान नहीं दिया जाता, क्रम का ध्यान दिए बिना। अब आपको एक दो चीज में क्वेश्चन समझाऊंगा, प्रश्न समझाऊंगा। ये अंक गणित की आधारभूत प्रमेय जो है, इसका रूल दो संख्याओं, दो से अधिक संख्याओं के HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक, LCM यानी लघुत्तम समापवर्तक निकालने के रूप में इसका प्रयोग होता है। तभी तो आगे क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक या कि महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। मैं इसको मिटा रहा हूं, अब आपको समझा रहा हूं कि अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लघुत्तम समापवर्तक या महत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं। बिल्कुल छोटी सी संख्या आपके सामने रख रहे हैं। दो संख्याएं हैं, एक संख्या है 6, एक संख्या है 20। अब इन दोनों संख्याओं का हम महत्तम समापवर्तक पहले निकालना आपको सिखा रहे हैं। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से महत्तम समापवर्तक कैसे निकाला जाता है, ये थोड़ा सा देखें। तो 6 का जब हम गुणनखंड निकालेंगे तो 2 तिहाई 6 और ये 3 एकम 3, यानी कि हम 6 बराबर लिख सकते हैं 2 गुणे 3। और इसी तरह से 20 का जब हम गुणनखंड निकालेंगे, 2 दाहम 20, 2 पंचे 10 और ये 5 एकम 5, तो हम 20 को लिख सकते हैं 20 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 दूनी 4 पंचे 20। अब इस संख्या को हम 2 की घात 1 गुणे 3 की घात 1 भी लिख सकते हैं। इस संख्या को हम, ये 2 बार आया तो 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 1। अब इसको मैंने अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख लिया। अब यहां ध्यान देना ये है कि जो दी गई संख्याएं हैं उनका अभाज्य गुणनखंड विधि से हम महत्तम समापवर्तक कैसे ज्ञात करते हैं। तो यहां देखें, दो संख्या है, 6 के अभाज्य गुणनखंड है 2 की घात 1 गुणे 3 की घात 1 और 20 के अभाज्य गुणनखंड है 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 1। अब समझिएगा, जो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है, महत्तम समापवर्तक बता रहे हैं, जो उभयनिष्ठ माने दोनों में होना, ये दोनों में है, तो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड का सबसे कम घात वाली संख्या को हम ले लेते हैं, वही होता है महत्तम समापवर्तक। तो 6 और 20 का महत्तम समापवर्तक यहाँ क्या हुआ, ये 2 की घात 1, ये 2 की घात 2 अधिक है तो 2 की घात 1 मतलब 2 हो गया। ठीक है, फिर से समझिएगा, दी गई संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का हम गुणनफल ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो उभयनिष्ठ संख्या है वो है 2 और 2 की घात ये कम है 1, ये 2 की घात 2 ज्यादा है, तो ये हो गया इसका महत्तम समापवर्तक। अब इसी का ये क्या हो गया, ये महत्तम समापवर्तक हो गया।
इसका 6 और 20 का। अब लघुत्तम समापवर्तक अभाज्य गुणनखंड, लघुत्तम समापवर्तक अभाज्य गुणनखंड विधि से देख ले तो इसमें क्या करते हैं, इसमें दोनों जो संख्याएं दी है दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों की अधिकतम घात वाली संख्या को लिखते हैं। यहां 2 की घात 2 बड़ी घात है उसको ले लिए, इसके बाद 3 को भी लेंगे 3 की घात, इसके बाद 5 की घात 1, ये हो गया महत्तम समापवर्तक। तो महत्तम समापवर्तक लघुत्तम समापवर्तक, तो लघुत्तम समापवर्तक के लिए क्या करते हैं, संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। तो 2 का सबसे बड़ी घात 2 है, 3 का यहाँ सबसे बड़ी घात 1 है, 5 की सबसे बड़ी घात 1 है, तो ये 2 दूनी 4 12 पंचे 60। इसका क्या हुआ, इसका लघुत्तम समापवर्तक 60 हुआ और महत्तम समापवर्तक 2 हुआ। तो समझ गए होंगे आप। अभी आपको बिल्कुल सरल चीज मैंने समझाने का प्रयास किया, क्या, अंकगणित आधारभूत प्रमेय, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का अनुप्रयोग, उसका प्रयोग क्या है, तो उसका प्रयोग क्या है कि हम लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक निकाल सकते हैं अभाज्य गुणनखंडों की मदद से। इतनी बात समझ में आई। तो मैं आज सिर्फ आपको शुरू कर रहा हूं, आज पहला दिन है, तो आज मैं सोचता हूं कि आज इतना ही आप समझें। इसके बाद फिर हम क्रमशः प्रमेय 1.2 समझाएंगे, प्रमेय को समझाएंगे, इसके बाद 1.1 प्रश्नावली से संबंधित एक तरफ से क्वेश्चन आपको समझाएंगे। मेरा पूरा विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि किस प्रकार से दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं का हम अभाज्य गुणनखंड विधि से लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक कैसे ज्ञात करते हैं। आज बस इतना ही। खुश रहें, प्रसन्न रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।